गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं CUET पार्ट टेस्ट। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर CUET के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ CUET मॉक टेस्ट का भी क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया। तो वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर चैप्टर से, उस चैप्टर का कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा और ट्रिक आपको पता चलता चला जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आयंस। मतलब किसका आयन, जो आपको आयंस दिया हुआ है यहाँ पर, जो आपको आयन दिया हुआ है, पहला में Ti+3, Cr+2, Mn+2, Fe+2, Sc+3, किसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू सेम होगा। अब आप समझिए, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसको म्यू से नोट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, √n × n+2 बोर मैग्नेटोन, यही होता है ना। और ये n क्या है सर, ये n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, इक्वल होगा, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल होगी। मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल, तो मैग्नेटिक मोमेंट की भी वैल्यू इक्वल। तो अब आप देखिए यहाँ पर पहला क्या दिया हुआ है, Ti+3, स्कैंडियम टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम 22, क्या बनेगा 4s2 और 3d2 हो गया 22। ठीक है, अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दीजिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, 2 यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा 4s0 और 1 जाएगा यहाँ से, तो 3d1। तो यहाँ पर बच गया 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितना बच गया सर, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहला क्लियर हो गया, ए में आएगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम, दूसरा क्या दे रखा है आपके पास, क्रोमियम। बी में दे रखा है क्रोमियम, तो ध्यान से सुनते जाना बच्चा। हम बात कर लेते हैं क्रोमियम की, Cr+ कितना दिया हुआ है 2, तो बताओ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, क्या लिखते हो 4s1 3d5। जबकि आपको 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, तो एक तो यहाँ से चला जाएगा यहाँ से, मतलब यहाँ क्या बन जाएगा 4s0 और यहाँ बन जाएगा 3d4, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आइए बात कर लेते हैं सी में, ये बी का था, बात कर लेते हैं सी में क्या आपके पास Mn+2, Mn+2, बताओ Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, कितना होता है सर 25, क्या लिखोगे 4s2 3d5। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन भगा दो, तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा 4s0, मतलब यहाँ पे 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हमारे पास Fe+2, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, आइए सॉल्व करते हैं। क्या हमारे पास है Fe+2, डी में क्या है Fe+2। क्लियर है बच्चा। देखो यहाँ पर Fe+2 में कितना हो जाएगा, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, लिख देते हैं 26, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4s2 3d6, यही हो जाएगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकाल देना, क्योंकि +2 में है, तो यहाँ पर ये 4s0 हो जाएगा। 3d6 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, डी में कितने बॉक्स बनाते हो, 5 बॉक्स बना लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 अनपेयर्ड, तो 3d6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मिल तो गया आपको, किसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बताओ, अब तो पता चल गया आपको। आप देखिए डी में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो Fe+2 है, और आप देखिए बी किसका है Cr+2 जिसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब बी और डी जो है इसकी मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगी, क्योंकि इसके पास 4 सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी एंड डी, ऑप्शन हो जाएगा बी एंड डी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए, और अगर वो आता है तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 आयन इज मोर देन द Cu+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू, किसकी वजह से,
एक्वस सॉल्यूशन में Cu+2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। देखो Cu+2 है और क्या दे रखा है Cu+1। बताओ चार्ज की डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी इज मोर किसमें, इन Cu+2 है ना, यहाँ पर +2 है, तो यहाँ पर ये चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए कहता है कि Cu+2 ज़्यादा स्टेबल होगा। आप समझिए, ये तो कह ही रहा है कि Cu+2 ज़्यादा स्टेबल होता है देन द Cu+1। क्यों? क्योंकि Cu+2 में चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है। याद रखना, मोर द चार्ज डेंसिटी, अब ध्यान से सुनो, मोर द चार्ज डेंसिटी, मोर द चार्ज डेंसिटी, मोर विल बी या ग्रेटर विल बी, greater will be bond formation, अब यहाँ पर +2 है तो 2 एनायन चाहिए ना इसको स्टेबल होने के लिए, यहाँ पर +1 ही है, तो जैसे ये Cu+1 है तो एक Cl ले लेगा, ठीक है, तो एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर 2 क्लोरीन चाहिए तो ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, ग्रेटर विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, विद द वाटर मॉलिक्यूल, तो ग्रेटर विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन। और जितना ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, ग्रेटर विल बी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विद द वाटर, ठीक है, ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो मोर विल बी स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी ना, तो मोर विल बी क्या हो जाएगी सर, स्टेबिलिटी। तो ये बात याद रखना है कि जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी बॉन्ड बनाने, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उसकी टेंडेंसी बॉन्ड बनाने की ज़्यादा होगी, और जब जो जितना ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए Cu+2 ज़्यादा स्टेबल होता है Cu+1 से इन एक्वस मतलब वाटर सॉल्यूशन में, तो वाटर के साथ वो ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, और ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा रिलीज होगी। जितना ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ग्रेटर विल बी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। जो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ज़्यादा, कोई सब्सटेंस है कम एनर्जी रिलीज किया, वही दूसरा सब्सटेंस है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो आप समझ जाइए, मोर द चार्ज डेंसिटी, मोर विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन विद द वाटर मॉलिक्यूल, मोर विल बी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब वाटर से हाइड्रेशन एनर्जी तो निकलेगा, और मोर विल बी स्टेबिलिटी। ये बात याद रखना बच्चा। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हाइड्रेशन एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा रिलीज होता है, इसलिए Cu+2 ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। क्लियर हो गया क्या? चलें आगे, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए, पहले करेक्ट पता कर लेते हैं। एक्टिनाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द लेंथेनाइड्स, आपने पढ़ा होगा ना, लेंथेनाइड्स से ज़्यादा एक्टिनाइड्स क्या होता है, रिएक्टिव होता है, और खास करके जब उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो और ज़्यादा वो रिएक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है, पाउडर फॉर्म में जाने के बाद उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है सर, ठीक है। उसके बाद एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी बात सही है। कहाँ पर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में 5F होता है और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में 4F होता है। 5F की सिल्डिंग फैक्ट और भी कमजोर होती है देन द 4F, तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि सिल्ड कर ही नहीं पाएगा। समझ में आया? तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, लेंथेनाइड आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है, लेंथेनाइड्स में सिर्फ मेटल ही है, और ऑल आर मेटल्स और मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन सी जो है बच्चा वो इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी जो है वो क्या है बच्चा, इनकरेक्ट है। क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द ट्रैवलेंट लेंथेनाइड्स आयंस आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। आपको पता नहीं चलता, सबसे पहले आप करेक्ट को वहां से कैंसिल आउट करें, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मुझे नहीं लगता बताने वाला बात है। जिरकोनियम एंड हॉफनियम, याद रखना ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चा। जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक और आयोनिक रेडियस, क्यों? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आपने पढ़ा है ना कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बोर्ड में पढ़े हो ना,
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि जो जिरकोनियम एंड हॉफनियम है, इसका एटॉमिक और आयोनिक रेडियस क्या हो जाता है? जस्ट सिमिलर हो जाता है, सेम हो जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करना है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि आपको क्या क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है CrO4-2, दूसरा दिया हुआ है Cr2O7-2। कहता है यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम आर नॉट सेम। सेम नहीं है क्या? देख लेते हैं। यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चा X-8 = -2। ठीक है, तो X = हो गया +6, मतलब क्रोमियम पर +6 चार्ज है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर भी निकाल लो, बताओ यहां पर निकालते तो 2X - 14 = -2, यहां से X = आता है +6, मतलब यहां पर भी क्रोमियम पर +6 चार्ज है। यहां पर दोनों पे क्रोमियम पे +6 चार्ज है, जबकि ये कहता है नोट सेम, तो ये तो इनकरेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। बाकी पढ़ेंगे तो वो सब सही है, बाकी सब सही है। इनकरेक्ट कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। मैंने ये आपको निकाल के भी दिखा दिया। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट डीडी ट्रांजिशन और पैरामैग्नेटिक एज वेल है। डीडी ट्रांजिशन कौन शो करेगा? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही डीडी ट्रांजिशन शो करेगा, और वही पैरामैग्नेटिक होगा। डीडी ट्रांजिशन भी शो करेगा सर, और पैरामैग्नेटिक भी होगा, है ना। डीडी ट्रांजिशन भी पैरा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पता करना है। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? देखिए, सबसे पहला दिया हुआ है CrO4-2। यहां पर क्रोमियम पे चार्ज निकालो, तो क्रोमियम पे चार्ज आएगा +6। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन, बताओ 4s1 3d, सॉरी क्या होगा? 3d5। अब आपको जाना है +6 में, मतलब यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन आपको भगा देना है, और यहां से भी आपको 5 इलेक्ट्रॉन भगा देना है। मतलब ये भी क्या हो गया? 4s0 और 3d0। और ये आर्गन में तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब यहां पर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, कोई डीडी ट्रांजिशन शो करेगा नहीं। तो ऑप्शन ए जो है बच्चा, ऑप्शन ए क्या है? इनकरेक्ट है ना, सॉरी, ये तो करेगा ही नहीं, करेगा। Cr2O7, यहां पर भी अभी मैंने दिखाया था, यहां पर क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +6, और इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात कर लेते हैं MnO4 और इसकी, आ जाओ इसकी बात करते हैं। क्या दे रखा है आपके पास? MnO4-, तो Mn का चार्ज निकाल लेते हैं, कितना आएगा? ये Mn पे आ जाएगा आपका +7 चार्ज। Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। बताओ कितना हो जाएगा? आर्गन, ठीक है, 4s2 3d5। अब आपको जाना है +7 में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से भगा देना है और 5 इलेक्ट्रॉन यहां से भगा देना है। तो क्या बचेगा? 4s0 और 3d0, मतलब इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर तो मिल ही चुका होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो यही डीडी ट्रांजिशन शो करेगा, यही पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। बाकी किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि यहां पर जो Mn है बच्चा, वो किस में है? यहां पर जो Mn है वो आपका +7 में है, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहां पर Mn कितने में है बताओ? यहां पर Mn आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कितना पे है? +6, और +6 होगा तो एक तो बचेगा डी में, एक तो डी में बचेगा, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितना होगा? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। किसमें? किसमें? डी वाले में, MnO4-2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक और डीडी ट्रांजिशन शो करेगा। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? कर लोगे? अरे सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है बस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट आना चाहिए, आंसर अपने आप बन जाता है, अपने आप सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7,
द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? पता है एक्टिनाइड्स क्या क्या शो करता है? +2, +3, +4, +5, +6, +7, इतना तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इतना रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? क्योंकि ये 5F, 6D, 7S हैव कंपेरेबल एनर्जी, सबकी एक अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी होता है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। यहां पर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेटली 5F, 6D और 7S की एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, तो सारे कहीं से भी 7S भी लॉस कर देता है, 6D भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 5F भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। इसकी वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, और जब ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो ये इतने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ व्हेन SO2 इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, मतलब आपके पास क्या है? K2Cr2O7 है, ध्यान सुनो, K2Cr2O7 है ना। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी? H2SO4 के साथ, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, एसिडिफाइड है, एसिडिफाइड मतलब एसिडिक मीडियम, H2SO4 ये एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर आयोनिक फॉर्म में H+ लिखते हो, आयोनिक, ये तो एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन में लिखने जा रहा हूँ। अगर आप आयोनिक इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे H+ लिखते थे हम, है ना। ठीक है, तो अभी मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिख रहा हूँ, प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ? SO2 के साथ करवा दीजिए। समझ रहे हैं? तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, हम इसका प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। प्रोडक्ट क्या होगा? ये जो K2Cr2O7 है, ये क्या करेगा? SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा यहाँ से K, देखो ये वाला जो K है, ये वाला जो K2 है, ये SO4 के साथ भी रिएक्शन करेगा, तो एक प्रोडक्ट क्या बना लेगा आपका? K2SO4 क्या बना लेगा? ओह सॉरी, एक प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? K2SO4, K2SO4। और ये जो Cr2O7 है, ये भी SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बना लेगा? Cr2, ठीक है, Cr2, समझ रहे? Cr2 आगे ले लो, SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, Cr2SO4 होल 3 प्लस K2SO4 तो बनेगा ही, साथ में क्या बनेगा? H2O भी बनेगा, और ये SO2 SO4 में कन्वर्ट हो रहा है, SO4 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडाइज हो रहा है, समझ रहे? SO4 को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाएगा कि Cr2SO। और ये जो कलर बना, इसका कलर कैसा होगा सर? इसका कलर कैसा होगा? ये जो कलर बना यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है वो ग्रीन कलर बन रहा है, ये जो है ये ग्रीन कलर का बन जाता है Cr2, ये देखो Cr2SO4 होल थ्राइस, ऑप्शन बी बन जाएगा, ग्रीन कलर का बन जाता है। ये जो कंपाउंड बना, ये बन जाता है आपका ग्रीन कलर कंपाउंड बन जाता है, ग्रीन कलर का बन जाता है, तो इसके बनने से ग्रीन कलर आ जाता है। समझ में बात आई? रिएक्शन समझ में आया? समझ में आया? K2Cr2O7 SO4 के साथ, मतलब एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन करेगा SO2 के प्रेजेंस में, तो SO2 को SO4 में कन्वर्ट कर देगा, तो K2SO4। एक ये K2SO2 के साथ, या आप ऐसे समझो SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? K2SO4 बना लेगा। और Cr2 ये जो है ये भी SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कंपाउंड बना लेगा। बस क्लियर? क्लियर? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 बताने की बात ही नहीं है। बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियस। ये तो बात क्या है सर, जिरकोनियम एंड ऑफमियम, अभी तो आया था इसी वीडियो में, इसी में पीछे पढ़ाया हो मैंने। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए फॉर मतलब एप्पल, ए वाला करेक्ट है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया हुआ है 2.82। देखो मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है? 2.82। तो पॉइंट के पहले ये जो नंबर होता है ये दिखाता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ट्रिक समझो, ट्रिक क्या कहता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड, पॉइंट के बाद इसको मारो गोली, पॉइंट से पहले ये वाला जो नंबर होता है पॉइंट से पहले, वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। तो इसका मतलब है कि जिसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर? 2
2, तो जिसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी मैग्नेटिक मोमेंट 2.82 होगा। आपके पास क्या दे रखा है सर, Cr+2। तो देखते हैं इसका कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बताओ। Cr का क्रोमियम 24, क्या बनेगा 4s1 3d5। तो आपको जाना है किसमें, 4 क्रोमियम +2 में, मतलब यहां पर कितना होना चाहिए, यहां पर आना चाहिए 0 और यहां पर आना चाहिए 4। अब तो ये सब समझ ही चुके होंगे आप, यहां पर आना चाहिए 4, मतलब यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये तो बनेगा नहीं, यहां पर 4 आ गया तो ये तो होगा नहीं। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, तो ए तो ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। आ जाओ बी में देखते हैं, CO+2 है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, बताइए, 27। कितना होगा, 4s2 3d7। कोबाल्ट किस में जाना है, +2 में, तो ये 0 बन गया। यहाँ पर कितना होगा, डी में 7 है, तो डी में 7, बताओ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी में 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर हो गया। तो ये भी नहीं हुआ, तो कोबाल्ट भी नहीं हुआ। बात करते हैं निखिल की, आ जाओ। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, बताओ 28। बताओ क्या लिखोगे, 4s2 3d8। अब यहाँ पर आपको जाना है +2 में, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको बना देंगे 0। क्लियर हो गया। 3d8, बताओ 8 में कितना बनेगा, बना लो, डी में 5 बॉक्स बना लेते हैं, बना लिया 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2। पता चला आपको कि नहीं चला, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितनी होगी, 2 पॉइंट समथिंग। ये तो ट्रिक है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, 2.84 होगी। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन प्री पेनल्टीमेट सेल। प्री पेनल्टी, देखो एक होता है पेनल्टीमेट, क्या होता है, पेनल्टीमेट, पेनल्टी स्पेलिंग पे मत जाना, पेनल्टीमेट किसको बोलते हैं, n-1 को, और प्री पेनल्टी किसको बोलेंगे, उससे भी पहले प्री पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट किसको बोलते हैं, n-2, उससे भी पहले। बताओ n-1 के साथ क्या लगाते हो तुम, d, और n-2 के साथ क्या लगाते हो, f, n-1 के साथ d, n-2 के साथ f। तो प्री पेनल्टी मतलब n-2f में इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब ये f ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, क्या होंगे, f ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको याद है ना कि प्री पेनल्टी मतलब n-2, अब पेनल्टी मतलब n-1, तो n-1 में कौन आता है, d आता है, d ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, और प्री पेनल्टी में क्या आएगा, n-2 मतलब f ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। CUET 2022 का क्वेश्चन है, CUET 2022 का क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, द मेटल प्रेजेंट इन ब्रास। ब्रास में कौन सा प्रेजेंट होता है मेटल, तो कॉपर एंड जिंक होता है। याद रखना, ये 2 बार आ चुका है CUET में, ब्रास में कॉपर और जिंक प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2022 का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2022 में ये भी आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो यहां पर दिया हुआ है एक्टिनियम, कौन कौन सा एलिमेंट दे रखा है, ध्यान से सुनिए, एक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम, थोरियम और यूरेनियम। ठीक है, अब आप देखो ये जितने भी एलिमेंट है ये एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट है, एक्टिनाइड्स सीरीज के एलिमेंट है ना, एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट है, एक्टिनाइड सीरीज, समझ रहे हो। यहाँ पर जो एलिमेंट आता है, यहाँ पर जो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो ये आता है +2, मैंने लिखा भी था, +3, +4, +5, +6 और +7 तक शो करता है। ठीक है, क्यों, ड्यू टू सिमिलर या ड्यू टू क्या बोलते हैं, हैविंग सेम एनर्जी ऑफ 5f 6d और 7s की बात है ना, सब में सिमिलर एनर्जी होता है। अब देखिए यहाँ पर जो +3 है ये इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। अब देखिए जो आपका एक्टिनियम है
जो आपका एक्टिनियम है, एक्टिनियम, ये आपका शो करता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना? +3 आपको लिखवाया गया है, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जो आपका थोरियम है, जो आपका थोरियम है, ये शो करता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना शो करता है? +4। बाकी जो आपका बच गया प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम, ये +5 शो कर सकता है और करता भी है, ठीक है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +5 भी शो करता है। तो ऑप्शन सी एंड डी कहां पर है बताओ? सी एंड डी, तो मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर हो गया क्या? क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द बेसिक ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज। क्रोमियम का बेसिक ऑक्साइड क्या होगा? देखो ये जो क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ है। आपको यहां से फंडा क्या समझना है? फंडा है कि लोअर या लोवेस्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट, लोवेस्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी बेसिक नेचर, मोर विल बी बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। ऐसा क्यों हुआ सर? देखो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कम है तो इट कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट बाय, कैसे इंक्रीज करेगा? कोई अपना चार्ज कैसे बढ़ाता है बताओ? कोई अपना पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ाता है सर? बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम लुईस बेस बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं, मतलब वो बेसिक नेचर का होता है। लुईस बेस बेसिक नेचर का होता है। जिसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही अपनी चार्ज को बढ़ा सकता है ना, उसकी ऑक्सीडेशन तो पहले से कम है तो अपनी चार्ज बढ़ा सकता है। कैसे? डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, और जो डोनेट करेगा उसको लुईस बेस बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां पर आप देखेंगे बच्चा, यहां पर जो चार्ज है क्रोमियम के ऊपर +2 है, यहां पर क्रोमियम के ऊपर +3 है, यहां पर क्रोमियम के ऊपर +4 है ना, और यहां पर क्रोमियम के ऊपर +6 है ना, +6। बताओ कहां पर चार्ज ज्यादा है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट इज मोर बेसिक, मोर बेसिक। ये भी बेसिक है ऐसा बात नहीं है, क्योंकि ये भी +6 में जा सकता है। ये बेसिक नहीं है, ये अपनी चार्ज को बढ़ा नहीं सकता, +6 हाईएस्ट है इसका, ठीक है। तो ये +2 मोर बेसिक की बात करें तो ऑप्शन ए इज 100 मोर बेसिक, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर हो गया? जितना ज्यादा, जितना लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उतना ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा, जितना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक। ये मोर एसिडिक है, ये मोर एसिडिक होगा, और ये मोर बेसिक होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 2022 का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। अच्छा सर हमें एक बात तो पता है कि जो ब्रास होता है, अभी बताया था 2022 में क्वेश्चन आया था, ब्रास का किससे मिलके बनता है? ब्रास जो एल्वा है ये किससे मिलके बनता है? कॉपर और जिंक से, कॉपर और जिंक से, अभी बताया था ना। तो ए का क्या हो जाएगा बच्चा? ए का हो जाएगा 2। तो देख लेते हैं ए का 2 कहाँ है, पहले आ जाओ। ए का 2, ए का 4 गलत, ए का 2 सही, और देख लेते हैं ए का 3 गलत, ए का 4 गलत। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कितना इजी है सर? एक पता है ब्रास वाला तो क्वेश्चन एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बन गया। ब्रास वाला याद है तो क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो ब्रास इंपॉर्टेंट है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, ये आप याद कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन वुड बी कलर्ड? कौन कलर्ड होगा? देखो सबसे पहले कौन कलर्ड नहीं होगा उसको हटाओ। आप देखो यहां पर एस्केंडियम, एस्केंडियम +3 जो होता है बच्चा, एस्केंडियम +3, एस्केंडियम का एटॉमिक नंबर 21। क्या बनाओगे? आर्गन, सॉरी आर्गन कितना बन गया? 18 है ना, आर्गन 18, 4s2 20 3d1। लेकिन अगर आपको 3 में जाना है, किस में जाना है बच्चा? +3 में जाना है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भगा दो और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बच्चा भगा दो, तो मतलब इसके पास ये कुछ भी नहीं बचेगा। आर्गन के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या होता है? कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। पढ़ाया गया ना, एस्केंडियम कलरलेस होता है। तो डी ऑप्शन जिसमें होगा वो कलरलेस होगा। तो यहाँ पर डी इसमें दिया हुआ है, ए डी दिया ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पूछ रहा है कलर्ड वाला, तो डी थोड़ी कलर्ड है। उसके बाद आ जाओ, यहाँ पर भी डी दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब बच गया बी एंड सी में ढूंढते। आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहले क्या दे रखा है? कॉपर, Cu+1। बताओ Cu+1 है,
Cu+1, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, क्या लिखते हो, आर्गन, यहाँ पर हो गया 18, 4s1 3d10, क्लियर हो गया। अब बताओ +1 में जाना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भगा देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, मतलब 3d10, ये तो पूरा फुलफिल्ड है। यहाँ पर भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कलरलेस, तो ये जो कॉपर है ये भी कलरलेस, तो ए और डी तो कलरलेस है। ए और डी जिसमें दिख जाए उसको छांट दो, उसको कैंसिल कर दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए है, दिखा बी में, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसमें बी सी ई है ना, बी सी, ना तो ए है ना तो डी है, बी सी ई है, मतलब सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। समझ में आई या नहीं आई, आई या नहीं आई, आई। बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए, CUET का क्वेश्चन बन जाएगा। देख लो 3-4 क्वेश्चन तो इसी के ऊपर बेस कर रहा हूं अभी इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूसेस डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब N2O, इसको बोलते हैं डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 विद द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक ऑक्साइड। मतलब डाइल्यूट कौन सा मेटल है जिसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए या फिर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए, तो N2O और NO2 देगा। तो ये इसका रिएक्शन हमने लिख रखा है, देख लो यहाँ पर, देख लो यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 लिया और यहाँ पर कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर एक मेटल है जिसका नाम है जिंक, क्या नाम है उसका, जिंक एक ऐसा मेटल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिंक। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जिंक जो है अगर आप उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ या फिर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो अगर आप डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करवाते हो, इधर देखो, इधर देखो, अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो वो आपको N2O देगा, ठीक है। और अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो वो आपको NO2 देगा। एक जगह N2O, एक जगह NO2। NO2 कौन देगा, कंसंट्रेटेड वाला, और N2O कौन देगा, डाइल्यूट वाला। और मेटल का नाम क्या होगा यहाँ पर, जिंक। ये जिंक का गेम है कि जो डाइल्यूट HNO3 और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अलग अलग प्रोडक्ट देता है, एक जगह N2O देगा और एक जगह N2O2 देगा, क्लियर है। बाकी प्रोडक्ट सेम रहता है, ZnNO3 होल ट्वाइस, ZnNO3 होल ट्वाइस, H2O, कोई भी टेंशन नहीं है। बस ये वाला कहानी आपको याद कर लेना है। 2022 का क्वेश्चन है बच्चा, 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है CUET में और इसका आंसर होगा जिंक। क्लियर हो गया, कर लोगे तो ये रिएक्शन याद करना पड़ेगा, याद करने में कुछ है नहीं, एक बार लिखो याद हो गया, क्या दिक्कत है। बाकी तो प्रोडक्ट सेम है, कहां पर N2O बनेगा, कहां पर NO2 बनेगा, तो डाइल्यूट HNO3 के केस में N2O बनेगा और कंसंट्रेटेड के केस में क्या बनेगा, NO2 बनेगा। क्लियर हो गया, डाइल्यूट के केस में N2O और कंसंट्रेटेड के केस में NO2। ओके, क्लियर है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ डायमैग्नेटिक। कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, 2022 का क्वेश्चन है। अच्छा, डायमैग्नेटिक कहां पे ढूंढते हो तुम बताओ, जहां पर सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक मेटल हो जाए, कौन सा हो जाए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो यहां पर मैंगनीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्रोमियम डी ब्लॉक एलिमेंट। तो श्योर है इस जगह आपको क्या दिख जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा, यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा, यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा। तो ये सब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा तो ये क्या होगा बताओ, पैरामैग्नेटिक होगा ना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा सर। तो ये क्रोमियम वाला, मैंगनीज वाला, Fe वाला पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चा, इधर देखो, इधर कैसे शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अगर मैं बात करूं C6H6, ये तो बेंजीन है सर, ये क्या है तुम्हारा, ये तो बेंजीन है।
बेंजीन में कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, और यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिलता है, क्योंकि सब जगह क्या होता है सर, सब जगह कार्बन होता है, और सब जगह कार्बन होता है और सब अपना बॉन्ड बना के रहता है सर, इस तरह से पता ही होगा आपको, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल, तो कोई भी इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है, तो नो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, नो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, सॉरी लॉन पेयर बोलता हूँ, अनपेयर्ड ना, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो मतलब ये डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक कंपाउंड होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बिना देखे बिना सॉल्व किए आपको पता कर लेना है। ये सब आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्रोमियम डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, मैग्नीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स श्योर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा। और ये कार्बन हाइड्रोजन के केस में, बेंजीन के केस में कहाँ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ही नहीं, ठीक है, तो ये आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 2022 का क्वेश्चन है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन फ्लोराइड इज +4। कहता है MnF4 में यहां पर मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, ठीक है, बट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स दैट इज +7। और यहां पर क्या दे रखा है, Mn2O7। यहां पर जो Mn पे चार्ज है वो कितना है, +7 है। बोलता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड के साथ +7 और फ्लोराइड के साथ +4। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए फ्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे सभी सही है, सभी सही है। देखिए सबसे पहली बात कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन, ये भी बात सही है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Mn के साथ टाइटली हेल्ड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने देता नहीं है, ये भी रीजन है। फ्लोरीन डज नॉट पोसेस डी ऑर्बिटल, सही बात है, फ्लोरीन के पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, तो नहीं होता है इसके पास। ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन स्टेबलाइजेज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी बात बिल्कुल सही है। इन कोवेलेंट कंपाउंड्स फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, ये बिल्कुल 100% करेक्ट है और ये अप्रोप्रिएट है। ये वाला आंसर ऑप्शन डी इज अप्रोप्रिएटली करेक्टेड, ये बिल्कुल सही है। क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ये कहता है कि कोवेलेंट कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कोवेलेंट की बात करूं तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है सर, एक ही बॉन्ड बनाता है, जबकि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने की वजह से यहाँ पर ये +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन तक चला जाता है और ये सिंगल बॉन्ड बनाने की वजह से यहाँ पर +4 कम, सिंगल बॉन्ड कम बॉन्ड बनाता है तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। वैसे बिल्कुल सब सही है, वैसे सब सही है, बट इस चारों में से जो अप्रोप्रिएट है, सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, वो है ऑप्शन नंबर 4, डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये तो आपने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा होगा। TiCl4 प्लस, इसको लिखते हैं हम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं R मतलब अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे 3, R मतलब अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। तो कभी कभी आपको क्या देखने को मिलेगा, AlC2H5 क्या क्या देखने को मिल सकता है, CH3 यहाँ पर होल 3, समझ रहे हो, ये 3 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये एल्युमिनियम की वैलेंसी होता है +3, है ना, ये +3 मतलब चार्ज है इसका। और कभी R के जगह पर CH3, कभी C2H5, कभी C3H7 भी आ सकता है आपको, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, याद रखना यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो 2022 का क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, 2022 का क्वेश्चन है। देखो जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम, अच्छा एक बात मैं पहले समझा देता हूँ कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये मैंने समझाया भी होगा, PYQs में आया हुआ है असाइनमेंट वाला में, जहाँ पर हमने
PYQ सॉल्व करवाया। तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं क्रोमियम की 24, तो क्या लिखते हैं आर्गन, ठीक है, 4s1 3d5। यहां पर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो सबसे हाईएस्ट होता है। 3D सीरीज में किसी के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एक मैंगनीज है, मैंगनीज, जिसका 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो क्रोमियम की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी मैंगनीज से, यही CUT में आया हुआ था PYQ में, और यहाँ पर भी आया। तो यहाँ पर आंसर कौन होगा बताओ? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका क्रोमियम। ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा। मैंगनीज के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका निकाल सकते हो आप। आयरन के पास अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कोबाल्ट के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्रोमियम की सबसे ज़्यादा हो जाएगा। 2022 का क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पर? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन द गिवन रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। 2022 का क्वेश्चन है। और इन द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, जैसे वो दिख रहा है वैसे ही बताओ। दिख रहा है आपको? हमें तो दिख रहा है। सबसे पहले Mn कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसका बता दो तुम, इसका बताओ। Mn, अरे बच्चा MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। तो ये लास्ट है ना, ये लास्ट वाला है। तो लास्ट में देखो +4 क्या है? लास्ट में +7 है, नहीं होगा। +7 है, नहीं होगा। यहाँ पर 4 है ना लास्ट में, तो ये वाला होगा। आगे देख लो, यहाँ पर +7 है, नहीं होगा। कितना इजी है सर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2022 का क्वेश्चन है। क्लियर? क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 2022 का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग द एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज में कौन सा एलिमेंट नहीं आता है? थोरियम तो आता है, पता है, ये तो आता ही है। उसके बाद प्लूटोनियम तो आता ही है, PU मतलब प्लूटोनियम, प्लूटोनियम समझ रहे हो ना, उपग्रह का जो नाम था। इसके बाद नोबेलियम, नोबेल है ना, ये तो होता ही है। तो करेक्ट आंसर कौन होगा जो बिलोंग नहीं करता है? टीएम एक्टिनाइड सीरीज में नहीं आता है। ठीक है बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस विल हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। सेम मैग्नेटिक मोमेंट मतलब आपको क्या निकालना है? जिसके पास सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए उसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जिसके पास, तो आप ये यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पेयर दिया हुआ है। पहला पेयर दिया हुआ है Zn+2, सॉरी क्या दिया हुआ है आपके पास? Zn+2 Ti+2। उसके बाद ये पेयर, तो आप खुद निकालोगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, पता करना है किसमें सेम आता है। तो आंसर है इसका बी और सी, आप मैच करके देख लेना। उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन है, वो भी चेक कर लो। ये कहता है द स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया है, दोबारा यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो ये क्या होगा इसका आंसर? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, ये मैंने आपको पूरे समझाया था। तो यहाँ पर ये मैंने आपका पूरा डिस्कस करें। तो वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना, नोट्स बनाना, सब सही हो जाएगा। आपका CUT आराम से क्रैक हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।